हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक में से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें से पूरे चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको हमारे सीडीपी के नोट्स चाहिए हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से आपको हमारे सीडीपी के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स बेस्ड रहने वाले हैं पीआरटी लेवल पर, टीजीटी लेवल पर और पीजीटी लेवल पर। ठीक है, आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, कॉल वगैरह अलाउड नहीं है। जो मैसेज करेगा उसे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, और इसकी मतलब नोट्स पेड हैं बट बहुत कम इसकी वैल्यू है, यानी कि बहुत कम पैसों में आपको नोट्स मिल जाएंगे। जिसको भी नोट्स चाहिए वो मुझे इस नंबर पर, ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। इसके साथ साथ आज शाम तक आपको हरियाणा जीके के भी कंप्लीट नोट्स देखने को मिलेंगे, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसी नंबर पर आपको दोनों नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ साथ मैं ईवीएस के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जिनका भी पीआरटी का एग्जाम है। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम हमारी आज की क्लास को। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैं आपको 6 से 7 क्लास जो है पेडागोजी की करा चुकी हूँ। आपके एग्जाम से पहले मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, और इसके साथ साथ आपको एक मैराथन क्लास भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। आज की जो हमारी क्लास है उसका मेन टॉपिक है बाल अध्ययन की विधियाँ। बाल अध्ययन क्या होता है, यानी कि बच्चों को जानने की जो मेथड्स है ना, वो सब हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बच्चों को किस तरीके से जानेंगे, समझेंगे, उनको समझने के लिए बहुत सारे क्या किए गए थे, एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग लोगों के द्वारा किए गए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आप टीचर बनने जा रहे हैं। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको बच्चों के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, है ना। बच्चों के बारे में सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, उनको समझना आपको आना चाहिए। अगर आप बच्चों को समझ ही नहीं पाएंगे, आपके अंदर बच्चों को समझने की साइकोलॉजी ही नहीं होगी, तो आप उन्हें पढ़ा कैसे पाएंगे। आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपको मतलब उन बच्चों को समझ में आया है या समझ में नहीं आया है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सबसे पहले जैसे देखो, आप क्लास में जाते हो, मान लो आप नए टीचर हो, आप स्कूल में गए, आपको बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता कि कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ता है, किस तरीके से काम करता है। पर आपने उन बच्चों को 1 हफ्ता पढ़ाया, 2 हफ्ते पढ़ाया, आप धीरे धीरे उनके बारे में जानने लग गए कि इस क्लास में सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है, या कौन सा ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसे कम समझ में आता है या लेट समझ में आता है। तो अलग अलग प्रकार के बच्चों को आप क्या कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे, है ना। तो इस मतलब सभी मेथड से पहले हम क्या करते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ विधियां अपनाई गई, कुछ मेथड्स अपनाए गए, जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, बच्चों को जान पाएंगे। इसमें अलग अलग टेस्ट किए गए हैं। सबसे पहला टेस्ट है हरमन रोशा टेस्ट। इसको हम इंक ब्लोट टेस्ट, रोशा शाही धब्बा टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम क्या है, रोशा शाही, ये देखो यहाँ लिखा भी है, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट या फिर रोशा शाही धब्बा टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको कर लेना एक तो। इसके बाद देखो, इन्होंने जो हरमन रोशा थे उन्होंने क्या किया, 2 कार्ड्स लिए। हरमन रोशा 2 कार्ड्स लेते हैं, एक कार्ड पर उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी इंक को फैला दिया। ठीक है, और मतलब जैसे उन्होंने ना एक कार्ड लिया, उसके ऊपर पूरी शाही को फैला दिया, शाही डाली उन्होंने, इंक गिराई, और उसको क्या किया, पूरी को इस तरीके से हिलाकर पूरे उस पर कार्ड पर फैला दिया। और इसी तरीके से एक और कार्ड लिया था, उसमें क्या किया उन्होंने, इंक के क्या बना दिया, अलग अलग डॉट्स बना दिए। मतलब दोनों कार्ड पर ऐसा किया। ठीक है, कार्डबोर्ड है ये, कार्डबोर्ड पर इन्होंने क्या की है, इंक गिराई है। और इसका यूज ये कहाँ कहाँ पर करते हैं, इसका यूज इन्होंने डिप्रेशन के मरीजों पर किया और बच्चों पर किया है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है हरमन रोशा में कितने मरीजों पर टेस्ट किया गया था और ऐसे कितने कार्ड लिए गए। यानी कि यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं कार्ड के, लेकिन इन्होंने टोटल ऐसे 10 कार्ड लिए थे और हर कार्ड पर अलग अलग तरीके से शाही गिराई थी। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये 2 कार्ड बना दिए हैं, लेकिन इन्होंने 10 कार्ड का यूज़ किया है। और इन 10 कार्ड का यूज़ इन्होंने किस पर किया है, डिप्रेशन के मरीजों पर किया है और बच्चों पर किया है। आ गया समझ में इतना। इसके बाद है 5 इसमें से कौन से कार्ड थे, 5 इसमें इन्होंने कलरफुल कार्ड लिए हैं, और 5 कार्ड जो लिए हैं इन्होंने वो ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड लिए हैं। ठीक है, इन्हीं कार्ड्स को किस नाम से जाना गया, इन्हीं कार्ड्स को कल्चर फ्री कार्ड भी कहा जाता है। मतलब कि इन्होंने इन कार्ड का यूज़ कहीं पर भी कर लिया है, कहीं भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ किया इन्होंने इस कार्ड को। ठीक है, एक फीमेल, इन्होंने ना एक कार्ड लिया और एक फीमेल से पूछा, मैंने अभी बताया ना आपको, इन्होंने डिप्रेशन के मरीजों के ऊपर इसका यूज़ किया था, है ना। एक फीमेल थी जो क्या थी, बहुत डिप्रेस थी, उसे वो कार्ड दिया और उस कार्ड के बारे में पूछा कि बताइए आपको ये जो शाही गिराई दी गई है इसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, वो जो महिला थी वो क्या रहती थी, अपनी फैमिली से अलग रहती थी, आइसोलेटेड थी, अलग थी, डिप्रेशन में थी। तो उसे कंडीशन भी कैसे दिखाई दी उस कार्ड पर, वैसी ही कंडीशन दिखाई दी कि उसे उस स्याही के अंदर क्या दिख रही थी, एक फैमिली दिख रही थी जो क्या थी, आइसोलेटेड थी, यानी कि सबसे अलग थी। यही स्टोरी इस कार्ड को देखकर उसने कही। मतलब कि अब ये देखो, उसके मन में जो भावनाएं थी उनको उसने किससे व्यक्त करवा दिया, एक कार्ड के माध्यम से व्यक्त करवा दिया। अब ये कार्ड जो है इसका प्रयोग किस लिए किया गया, जो हमारी दमित इच्छाएं होती हैं, जो हमारे मन में रह जाती हैं, मतलब जिस तरीके से हमारे मन में रिग्रेशन होता है, हम मन में बोलते रहते हैं, घुटते रहते हैं, लेकिन उसे क्या मिल गया, यहाँ पर एक चांस मिल गया, एक मौका मिल गया दमित इच्छाओं को बाहर निकालने का। क्या था, ये एक कार्ड था। तो यही स्टोरी इस कार्ड को देखकर उसने कही, और दमित इच्छाओं को बाहर निकालने का क्या था, ये एक कार्ड था। आ गया समझ में इतना। तो रोश, इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट या रोशा शाही धब्बा परीक्षण के नाम से जानते हैं। कितने कार्ड का यूज किया इन्होंने, इसमें 10 कार्ड का यूज किया है। 5 कलरफुल कार्ड है और 5 इसमें कैसे कार्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड है। ठीक है, कैसे थे ये, आइसोलेटेड थे। मतलब इन्होंने किसके ऊपर यूज किया है, एक तो डिप्रेशन की महिलाओं पर इसका प्रयोग किया, सेकेंड, और इन्होंने किसके ऊपर इसका प्रयोग किया है, बच्चों के ऊपर इसका प्रयोग किया है। आ गया समझ में, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे परीक्षण हैं जो किस पर किए गए हैं, बच्चों के ऊपर किए गए हैं। इसके ऊपर है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक वो होती है जब इंसान खुद की गलती नहीं मानता और दूसरों के ऊपर उस गलती को थोपता रहता है, तो उसे क्या कह देते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक के नाम से जानते हैं। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, कई बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं है, लेकिन घर पे जाके क्या कहते हैं, टीचर ने हमें नहीं पढ़ाया, है ना। अपनी गलती को किसके ऊपर थोप रहे हैं, दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं, वही क्या होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। इसी में इंक ब्लॉट टेस्ट यही क्या है, प्रोजेक्शन मेथड था। ठीक है, मतलब इन्होंने एक स्टोरी बताई है, एक बूढ़ी महिला की कोई स्टोरी है, और ये क्या है, वो अभी मैंने डिप्रेशन के मरीज के बारे में बताया, आइसोलेटेड फैमिली थी, वो अलग है। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक में जैसे बूढ़ी महिला का एग्जांपल दे दो, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों के बारे में कहते रहते हैं कि इसने मुझे खाना नहीं दिया, इस तरीके से नहीं दिया, और खुद की कमियों को नहीं देखते, खुद की गलतियों को नहीं देखते, है ना। तो उसे हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। इसी में ही आता है ये इंक ब्लॉट टेस्ट। आ गया समझ में, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इंक ब्लॉट टेस्ट से ही रिलेटेड क्या है, आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक है। इसके बाद जो दूसरा है वो है टैट, TAT टैट। ठीक है, पहला क्या था, रोशा शाही धब्बा परीक्षण। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ, टैट, TAT टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान से सुनना है। क्या नाम है इसका, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ऐसा टेस्ट जो बड़ों पर लागू होगा। ठीक है, 1 सेकेंड, या ना आज मेरी स्क्रीन काम नहीं कर रही, और ना आपको सब में ये याद रखना है कि किसमें इन्होंने कितने कार्ड्स का प्रयोग किया था। तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि कौन सी टेक्निक में इन्होंने कौन से कार्ड का यूज़ किया है। ठीक है, तो पहले कौन सा बताया मैंने, रोशा शाही धब्बा परीक्षण टेस्ट बताया है। दूसरा में उसमें कितने कार्ड थे, 10 कार्ड थे। ठीक है, सेकंड वाला कौन सा है, टैट है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, अब देखो ये नोट्स जो है ना वो आपकी हेल्प कैसे करेंगे। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपके पास कोई मैटर नहीं है साथ में कि आप उसको पढ़ सके। लेकिन अगर आप नोट्स लेते हैं, नोट्स को क्या करेंगे, मान लो उनकी प्रिंट पे निकलवा लेते हैं। अब आजकल तो आपको पता है छोटी छोटी प्रिंट्स भी निकल आती है, तो 50 रुपये में आपकी नोट्स निकल आएगी, है ना। उसको क्या करेंगे, बहुत एक पेज पर 4 निकलवा लेना, जरूरी एक पेज पर 1 निकलवानी। तो उसको क्या करेंगे, जैसे जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप साथ साथ टिक करते जाएंगे, और बाद में जब आपको रिवीजन करनी होगी फटाफट उसको उठाएंगे और रिवाइज कर देंगे। पेपर के टाइम पे वो बहुत हेल्प करेगा आपको, है ना। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम भी बच जाएगा। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप लिखने में ही रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपके पास अगर लिखा हुआ ऑलरेडी कंटेंट है और आपने इस वीडियो के थ्रू मान लो उसको समझ लिया है, तो आप कितने इजीली उसको कर सकते हैं, है ना। तो ये फायदा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए नोट्स हमारे हेल्पफुल होते हैं और एग्जाम के टाइम पे तो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो टेट क्या, यहाँ पर उन्होंने कितने कार्ड्स का यूज़ किया, 31 कार्ड का यूज़ किया, और ये कार्ड क्या किया इन्होंने, कहानियों के थ्रू इसका यूज़ किया। ठीक है, ये किसने दिया था, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट मुर्रे और मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, इनमें इन्होंने कितने कार्ड यूज़ किए हैं, 31 कार्ड यूज़ किए। आपसे पूछा जा सकता है कितने कार्ड इन्होंने मेल पर यूज़ किए, कितने फीमेल पर यूज़ किए, कितने खाली गए, कितने बच्चों पर यूज़ किए, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से इन्होंने एक कार्ड को क्या रखा, बिल्कुल खाली रख दिया। ठीक है, और इसी पर ये परीक्षण भी करेंगे। अब 10 क्या थे, मेल थे, 10 फीमेल थी। ठीक है, जिन पर परीक्षण किया गया, और यहाँ पर 10 क्या थे, कॉमन रखे, ना मेल ना फीमेल। ठीक है, तो 20 कार्ड जो हैं इन्होंने क्या कर दिए, जिस पर परीक्षण होगा, तो ये इन्होंने क्या किया है,
30 कार्ड लिए हैं, 31 कार्ड लिए हैं, एक को खाली रख दिया है, 10 मेल के लिए लिए हैं, 10 फीमेल के लिए लिए हैं और 10 कॉमन कार्ड रखे हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ये कार्ड जो है इस पर ये 20 मतलब इन्होंने कहा कि हर इंसान को 20-20 कार्ड मिलेंगे, इन कार्ड पर ड्राइंग होगी, मतलब ये कुछ कुछ ड्रॉ करेंगे, ये कल्चरल फ्री नहीं होंगे। 20 कार्ड से अलग, मतलब अपनी मर्जी से अलग अलग स्टोरी लिखनी है, हर कार्ड पर उन्हें क्या बनानी थी, अपनी अलग अलग स्टोरी लिखनी थी, ठीक है। वह खाली कार्ड, और मतलब जो खाली कार्ड था वो क्या कर सकते थे, वो यूज़ कर सकते थे, तो वह खाली कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और ये किससे, अब हर किसी ने कैसी स्टोरी लिखी, डेली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स दिए थे इन्होंने, मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड कार्ड थे, हर कार्ड पर 10 लाइन की कहानी लिखनी थी, तो 200 लाइन्स में कहीं ना कहीं, मतलब देखो अब जो ये कार्ड है, अब आपसे कोई कुछ लिखने को कहता है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अपनी लाइफ के बारे में जिक्र करेंगे ही करेंगे, है ना। हर कार्ड पर 10 लाइन लिखने के लिए दे दिए और आपको 20 कार्ड में दे दूँ, है ना, 200 लाइन में आप कहीं ना कहीं तो अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ तो कहेंगे। तो ऐसा ही किसने किया, मुर्रे और मॉर्गन ने किया है। इस परीक्षण द्वारा सामान्य न्यूरोटिक व्यक्ति व्यक्तिगत प्लस सामूहिक रूप से इन्होंने क्या किया, इस पर टेस्ट किया, यानी कि मतलब कि इन्होंने इंडिविजुअल भी इसका यूज़ किया है और ग्रुप वाइज भी इसका यूज़ किया है, ठीक है। उमा चौधरी ने कलकत्ता में इसका यूज़ किया था, 1 सेकेंड, उमा चौधरी हैं, साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने कलकत्ता में सबसे पहली बार इसका यूज़ किया। और कितने कार्ड लिए इन्होंने, सिर्फ 14 कार्ड का यूज़ किया था, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, टैट के बारे में पढ़ाया, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है ये, ठीक है। और इसमें एक कार्ड को इन्होंने फ्री रखा, टोटल 31 कार्ड हैं, एक कार्ड को फ्री रखा है, 10 मेल हैं, 10 फीमेल के लिए हैं और 10 क्या है, कॉमन कार्ड है, ठीक है। हर किसी को अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी से रिलेटेड उन कार्ड पर मतलब उन्होंने लिखा, हर कार्ड पर 10 लाइन में एक स्टोरी लिखनी थी, टोटल 200 लाइन्स थी, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है CAT कैट, कैट होता है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। अभी मैं आपको क्या बताया, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में बताया था, अब मैं आपको किसके बारे में बताने जा रही हूँ, CAT कैट यानी कि चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। CAT कैट जो है 1948 में आता है और ये किसके ऊपर होता है, बच्चों के ऊपर होता है, ठीक है। वो तो मेल फीमेल और कॉमन कार्ड्स जैसा यूज हो रहा था, और है किसके जैसा, ये टैट के जैसा ही है। 1948 में लियोपोल्ड बेलेक ने इसे डेवलप किया। तो कैट जो है वो टेस्ट किसने डेवलप किया है, लियोपोल्ड बेलेक ने। इसमें कार्ड्स कितने थे, 10 कार्ड्स थे, 10 कार्ड पर पिक्चर बनी हुई थी, किसकी पिक्चर थी, एनिमल की पिक्चर थी। यहाँ बच्चों की इमेजिनेशन जो है वो स्टोरी से शुरू होती है, ठीक है। तो क्या है, 10 सुनी जाएगी, मतलब यहाँ बच्चों को ये कार्ड दिए गए, बच्चे कितनी एज के थे, 13-14 ईयर के थे, ठीक है। 1948 में एक जो कैट टेस्ट आया था, कैट का मतलब क्या था, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट था। इसमें 10 कार्ड का यूज़ किया गया और बच्चों को इमेजिनेशन के थ्रू क्या करना होगा, अपनी स्टोरी को उसमें लिखना होगा या सुनाना होगा। इंडिया में इसका यूज़ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, उमा चौधरी को दिया जाता है। उमा चौधरी ने जो टैट है उसका यूज़ कहाँ पर किया, कलकत्ता में किया। आ गया इतना समझ में, ठीक है। 10 कार्ड पर पिक्चर किसकी बनी हुई थी, एनिमल की पिक्चर बनी थी, उसे देखकर क्या करना था, स्टोरी सुनानी थी। इसके बाद है ये प्रोजेक्शन मेथड भी कहा जाता है, PF स्टडी है ये, रोजेनवाइन, ठीक है। रोजेनवाइन PF स्टडी 1944 में आया। इसने देखा कि बच्चों में क्या है, निराशा है, आक्रमण है, पावर मतलब या पावर नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, 24 कार्ड लेते हैं ये, और 24 कार्ड के ऊपर कार्टून वगैरह बने हुए थे और उसके ऊपर इसका यूज़ किया। बस इतना याद रख लेना, ज़्यादा मतलब आपसे पूछा जाएगा तो PF स्टडी किसने दी थी, तो बस पूछा जाएगा किसने दिया, रोजेनवाइन ने दी है। कितने कार्ड यूज़ किए हैं, 24 कार्ड यूज़ किए हैं, ठीक है। इसके बाद है ड्रॉ ए मैन टेस्ट, इसका भी नाम क्या है, ड्रॉ ए मैन टेस्ट। गुड इनफ ने इसे बनाया, बस इतना याद रख लेना। इसको बनाने का काम किसने किया है, गुड इनफ ने किया है। इसके बाद है HSPQ, आपसे ना बस इसकी फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। HSPQ का पूरा नाम क्या है, हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चन टेस्ट। ये किसने दिया है, कैटल ने दिया है। तो आपको ये याद रखना है, क्या नाम है, हाई स्कूल पर्सनालिटी टेस्ट। हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चन टेस्ट किसने दिया, कैटल ने दिया है, ठीक है। तो हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चन टेस्ट है ये, HSPQ किसने दिया है, कैटल ने। इसके बाद सोशियोमेट्रिक टेक्निक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पहले भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको अगर हिंदी में पूछा जाए तो हम इसे समाज मीति विधि के नाम से जानते हैं, यह प्रोजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक क्या है, प्रोजेक्टिव नहीं है, समाजमिति विधि है। और इसको मतलब ये नाम क्या है इसका, सोशियोमेट्रिक टेक्निक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप देख लो, इसमें दिया क्या हुआ है। अब देखो जो ये वाला मेथड होता है, इसमें क्या है, जैसे मान लो हर क्लास में अलग अलग ग्रुप बने हुए होते हैं, है ना।
तो जैसे हर क्लास में आप देखेंगे एक क्या होता है, एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, मान लो उसको या तो क्या करते हैं, सभी बच्चे क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये क्या हो गया, मोस्ट फेवरेट चाइल्ड है किसका, क्लास का। इसके बाद मान लो एक बच्चा है, उसको क्या करेंगे, सभी बच्चे पसंद करते हैं, मतलब उससे कम करते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, सेकंड मोस्ट फेवरेट चाइल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, जिसको सारे बच्चे पसंद करते हैं उसको क्या कह देते हैं, स्टार ऑफ द क्लास कह देते हैं। ठीक है, और जिसको थोड़े उससे थोड़े कम बच्चे पसंद करेंगे उसे हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी स्टार कह देंगे। तो पहले वाले का नाम क्या है, पहले वाले का नाम है स्टार ऑफ द क्लास, और जो दूसरा है उससे कम बच्चे पसंद करते हैं उसका नाम क्या है, सेकेंडरी स्टार ऑफ द क्लास। ठीक है, इसके बाद है दो बच्चे थे एम और एन, सेम क्वालिटी के हैं, तो इन्हें क्या कह देते हैं, म्यूचुअल पेयर का बच्चा ये। ठीक है, म्यूचुअल पेयर है। इसके बाद एक बच्चा जो है वो सबसे अलग रहेगा। आपने देखा होगा बहुत सारी क्लासरूम ऐसे होती है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं, कई बार आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो अलग थलग बैठा रहता है एक बच्चा क्लास में, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, किसी के साथ बोलना पसंद नहीं करता, अपना आता है सिर्फ काम करता है, बैग उठाता है और घर चले जाता है। तो ऐसे बच्चे को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड स्टूडेंट्स के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सोशियोमेट्रिक। जेएल मोरेनो ने सोशियोमेट्रिक टेक्निक दी थी। इस विधि के द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच में पाई जाने वाली स्वीकृति, अस्वीकृति, आकर्षण, विकर्षण पाया जाता है। ठीक है, दोनों होते हैं, ये सब मतलब मापा जाता है। मोरेनो ने इसका प्रयोग सामूहिक मनोबल को मापने के लिए किया था। जे जेनिक्स ने इसमें सुधार किया और इसका नाम नॉमिनेशन टेक्निक रखा। ये जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक है इसका प्रयोग किसने किया है, जेएल मोरेनो ने किया है। इन्होंने किस पे किया, इसका प्रयोग सामूहिक मनोबल को मापने में किया था। फिर इसके बाद आते हैं जेनिक्स। जेनिक्स क्या करते हैं, इसमें सुधार करते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं, नॉमिनेशन टेक्निक कर देते हैं। इसका प्रयोग जो है वो नेवी के व्यक्तियों के ऊपर किया गया था सामूहिक रूप से। ठीक है, सोशियोमेट्रिक में इंटर रिलेशन का अध्ययन, जिस समूह का एक नेता होगा उसका सामूहिक मनोबल क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा आज जो है हमारे यहाँ पर किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है ना, जिसका नेता उसका मनोबल क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। इंटर रिलेशन का अध्ययन किया इन्होंने इसमें सोशियोमेट्रिक में, यानी कि जिस समूह का एक नेता होगा उसका सामूहिक मनोबल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कि इसको कहने का तरीका ये है, मैं गलत बता गई, इसको कहने का तरीका ये है कि मतलब देखो अब आज आपने देखा होगा कि जहाँ जिस पार्टी में कोई एक प्रमुख नेता है वो पार्टी ज़्यादा चलती है। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में अब अलग अलग डिवाइड हो गए कि मैं भी उठ रहा हूँ, मैं भी उठ रहा हूँ, मैं भी उठ रहा हूँ, है ना, डिवीज़न हो गया अलग अलग। हरियाणा में देखा होगा अपने अलग अलग डिवीज़न में चल रही है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाती है, चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं, है ना। जहाँ पर सिर्फ एक नेता होता है वहाँ क्या होता है, उसका सामूहिक मनोबल भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोगों को क्या करता है, बांध के रखता है ना। तो इसलिए सोशियोमेट्रिक में इंटर रिलेशन का अध्ययन किया गया और पाया गया कि जिस समूह का एक नेता होगा वो समूह भी क्या होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ये किसमें था, सोशियोमेट्रिक में था। आ गया समझ में। इसके बाद है प्रक्षेपण विधियाँ। प्रक्षेपण शब्द का मानसिक मनोरचनाओं के रूप में उपयोग का श्रेय किसे जाता है, फ्रॉइड को जाता है। ठीक है, कैलपेट्रिक ने भी इसका उपयोग किया था। कैलपेट्रिक ने भी क्या किया, इसका प्रयोग किया। जो प्रक्षेपण विधियाँ हैं उसका मानसिक जो साइकोलॉजिकल और रचना के रूप में माना जाता है वो कौन माना जाता है, फ्रॉइड माना जाता है। कैलपेट्रिक ने भी क्या किया है, इसका यूज़ किया है। साइको एनालिटिक थ्योरी भी इसको कहा जाता है। फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है। इन विधियों से हमारा जो चेतन मन है और जो अचेतन मन है उसका उस स्तर का अध्ययन किया जाता है। चेतन वो होता है जो दिखाई दे जाता है, अचेतन वो होता है जो हमारे मन में रह जाता है, जिसको हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ किया। इनका प्रयोग सामान्य और असामान्य प्रकार के व्यक्तियों पर किया गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोजेक्शन मेथड है, प्रोजेक्टिव मेथड्स है, प्रक्षेपण विधियां हैं। सबसे पहले कौन सा था, इंक ब्लोट टेस्ट था। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इंक ब्लोट टेस्ट, रोशा शाही डब्बा परीक्षण हम इसे कहते हैं, हरमन रोशा टेस्ट इसे कहते हैं। 1921 में ये प्रयोग किया गया था। ठीक है, इस परीक्षण द्वारा हमारा जो ज्ञानात्मक है, हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और जो हमारी क्रियात्मक एक्टिविटी है जो हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी जो इमोशनल एक्टिविटी है उन सब का क्या किया गया, अध्ययन किया गया। बाद अचेतन मन, दमित इच्छा, प्रेरणा और विचारों को धब्बों के माध्यम से शब्दों में प्राप्त किया जाता है। इसे कल्चरल फ्री कहा जाता है। 10 कार्ड लिए इन्होंने, 5 कलर्ड कार्ड थे और 5 क्या थे, ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड लिए। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सारा मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। इस परीक्षण का उपयोग चिकित्सा निर्देशन, बाल निर्देशन तथा व्यावसायिक चयन उपचार में भी किया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको बताया है। तो आज की जो वीडियो थी ना, इसमें मैंने आपको सारे मेथड्स पढ़ा दिए हैं जो हमारे बच्चों से रिलेटेड रहेंगे कि हम किस तरीके से उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको जानने का काम कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं।
तो वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले हरमन रोशा शाही दबा पढ़ाया, 1921 में आया, 10 कार्ड का यूज़ किया, आ गया था ना वो समझ में। 5 कलर्ड कार्ड थे, 5 ब्लैक एंड व्हाइट हमारे पास में थी। ठीक है, इसमें क्या था हमारे पास में, टैट पढ़ाया मैंने। टैट में 31 कार्ड लिए थे, 10 मेल थे, 10 फीमेल थे और 10 कॉमन कार्ड थे और एक क्या था, खाली कार्ड लिया था। इसके बाद मैंने आपको कैट के बारे में पढ़ाया, चिल्ड्रन अप्रिशिएशन टेस्ट। 3 से 11 साल के बच्चों के ऊपर टेस्ट होता है, 10 कार्ड लेते हैं, एनिमल के थ्रू क्या सुनानी होती है, स्टोरी सुनानी होती है, इनमें से ही पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है रोजनवाइन पीएफ स्टडी किसने दी, रोजनवाइन ने दी है, बस इतना याद रख लेना। ड्रोएमैन टेस्ट जो है वो गुडमैन ने दिया है। HSP का पूरा नाम मैंने आपको बताया है, हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चन टेस्ट है। सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो है ये कैटल ने दी है, HSP नहीं दिया, कैटल ने सोशियोमेट्रिक टेक्निक दी है, इसको याद रख लेना। ठीक है, इसमें वो स्टार ऑफ द क्लास और सेकंड स्टार ऑफ द क्लास के बारे में बताया गया। इसके बाद प्रोजेक्टिव मेथड जो था वो वही था जो मैंने आपको रोशा शाही दब्बा के रूप में पढ़ा दिया है। कैलपेट्रिक ने भी इसका उपयोग किया है और फ्रॉइड ने भी। इसका श्रेय किससे जाता है, फ्रॉइड को, लेकिन पेपर में आता तो कैलपेट्रिक इसका आंसर माना जाता है। ठीक है, तो ये चेतन और अचेतन मन से रिलेटेड होता है। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आज को आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। जिसने हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है एस्टेट 2025 CDP के नाम से, वो जाकर हमारे चैनल पर क्लासेस देख सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरीके से और क्लासेस देखने को आपको मिलती रहेंगी।